कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सबसे लेंथी चैप्टर। बाबू देखो, आपके नजर में हो सकता है मार्केटिंग बहुत लेंथी हो, पर बेटा इजी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर मेरे से पूछो कि ज्यादा मुश्किल पढ़ाना कौन सा चैप्टर है, समझना कौन सा मुश्किल है, तो बेटा पूरी 12th में सबसे मुश्किल चैप्टर है ये, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ बहुत लेंथी पड़ता है ये। ठीक है ना, एक एक टॉपिक कराने में आधा आधा घंटा बीतता है, 6 टॉपिक ऐसे। ठीक है, बड़े बड़े 6 टॉपिक है। ठीक है, तो हम लगभग 3 से 3.5 घंटे लगाने वाले हैं। चैप्टर आज ही फिनिश होगा एट एनी कॉस्ट। ठीक है जी। बेटा सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल से। अभी सब सामने देखेंगे मेरी तरफ। चलो जी, अभी सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बेटा मेरे को ये 2 टॉपिक कवर करने हैं, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। ठीक है बाबू, आपके हिसाब से, अकाउंट्स के हिसाब से वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट में कुछ डिफरेंस हो सकता है, पर बिजनेस स्टडीज में इन दोनों वर्ड को हम इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं। मैं करंट एसेट्स बोलूं तो भी उसका मतलब वर्किंग कैपिटल ले लो, या वर्किंग कैपिटल बोलूं तो उसका मतलब करंट एसेट्स आप ले सकते हो बिजनेस स्टडीज के लिए। अकाउंट्स में फर्क है, वहां पर गड़बड़ मत करना। ठीक है, मैं फिक्स्ड कैपिटल बोलूं या फिक्स्ड एसेट्स बोलूं तो बेटा वो भी एक ही बात है। ठीक है जी, तो सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। 2 साल हो गए अकाउंट्स पढ़ते हुए। फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है बेटा? विच इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर, जिसका पर्पस कभी भी, जिसकी इंटेंशन कभी भी बेचना नहीं होता। ठीक है ना। और करंट एसेट्स क्या होती है बेटा? विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट विद इन 1 ईयर, और जिसका पर्पस ही हमेशा सेल करना है। ठीक है, देखो एक बात समझ लो, मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, मैंने 20 साल इस्तेमाल करी, अब वो स्क्रैप बन गया, मैं बेचूंगा। ठीक है ना, डेफिनेशन कहती है इंटेंशन नहीं है बेचने की, इंटेंशन ही है, ये तो मैं मजबूरी में बेच रहा हूं। कोई मैंने मशीनरी बेचने के लिए नहीं खरीदी है, वो मैंने लॉन्ग टर्म यूज की है, और मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ही खरीदी थी। फिक्स्ड एसेट्स क्या है बेटा? विच इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर। जनरली एग्जाम्पल के तौर पर प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, और बेटा लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, मेरे को किसी भी जगह एग्जाम्पल देना होगा, मैं यहीं से उठाऊंगा एग्जाम्पल, और कुछ मत याद करना, बस 3 एग्जाम्पल याद रख लो, मेरे लिए बहुत है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। ठीक है, करंट एसेट्स या वर्किंग कैपिटल बेटा जिसकी इंटेंशन ही बेचना है बेटा, विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट विद इन 1 ईयर। बेटा एग्जाम्पल के तौर पर बोल सकते हो आप बेटा कैश इन हैंड, ठीक है, कैश एट बैंक, क्लोजिंग स्टॉक, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस। बेटा और भी बहुत कुछ हो सकता है, क्या जरूरत नहीं है मेरे को इन 4-5 में से ही मैं एग्जाम्पल दे दूंगा, मेरे लिए बहुत है इतना। ठीक है, अभी बात समझ में आई? इतनी बात समझ आई बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, और बेटा इसके बाद टॉपिक पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। लेकिन पहले सिर्फ इसकी बात, कौन कौन से फैक्टर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। एक बात ये भी बता देता हूं बेटा, जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल सिर्फ यहीं से आए, यहां मत शिफ्ट हो जाना बेटा। ठीक है ना, टॉपिक का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। कौन कौन से फैक्टर फिक्स्ड कैपिटल को अफेक्ट करने वाले हैं? सबसे पहली हेडिंग है बेटा नेचर ऑफ बिजनेस। लो जी, जरा समझने की कोशिश करते हैं बेटा। बिजनेस 3 तरीके का हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो सकती है, ट्रेडिंग कंसर्न हो सकती है, या सर्विस कंसर्न हो सकती है। ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में डिफरेंशिएट कर लो एक बार बहुत जल्दी से। बेटा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है? खरीदती कुछ और है, प्रोसेस करती है, बेचती कुछ और है। जो रॉ मटेरियल खरीदेगी बेटा, कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रोसेसेस करेगी, फिनिश गुड्स बनेगा, बेच देगी, ये मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जो खरीदती है बेटा वही बेच देती है, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आई? अब हमारे सामने ऑर्गेनाइजेशन 3 तरीके की है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, ट्रेडिंग हो सकती है, सर्विस कंसर्न हो सकती है। ठीक है, हमारे को ये डिसाइड करना है बेटा
किसको फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग को चाहिए, ट्रेडिंग को चाहिए, या सर्विस कंसर्न को चाहिए? बेटा देखो, अगर कंक्लूजन के तौर पर बोलूं तो हमेशा मैन्युफैक्चरिंग को फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है, लेकिन बेटा ये बात साबित करनी पड़ेगी पेपर में क्यों ज्यादा है। देखो एक सिंपल सी बात बोलता हूं बेटा, मैं बहुत आराम से इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे हम। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग कंसर्न एंड सर्विस कंसर्न। लो जी, एक बात बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग किसको चाहिए? तीनों को? मैन्युफैक्चरिंग को? हाँ, हवा में पढ़ रहे हो आप, मुझे लगता है। लैंड एंड बिल्डिंग तो तीनों को चाहिए। मैं सर्विस कंसर्न हूं, क्या लैंड एंड बिल्डिंग मुझे नहीं चाहिए? हर केस में चाहिए लैंड एंड बिल्डिंग, पक्का। प्लांट एंड मशीनरी, बेटा प्लांट एंड मशीनरी और किसी को चाहिए क्या? ट्रेडिंग को चाहिए? उसने क्या करना है प्लांट एंड मशीनरी का? जो खरीदना है वही तो बेच देना है। एसी खरीदा, एसी बेच दिया, क्या करेगा वो प्लांट एंड मशीनरी का? इसको चाहिए प्लांट एंड मशीनरी, इसको खरीदना है, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स बनाना है विद द हेल्प ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी सिर्फ इनको चाहिए बेटा। फर्नीचर फिटिंग्स, वो तीनों को चाहिए। पक्की बात है ना? आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा बेटा, एक ऐसी फिक्स्ड एसेट्स है जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा चाहिए। दिखाई दे रहा है ना बेटा? प्लांट एंड मशीनरी सिर्फ इनको चाहिए और किसी कंसर्न को नहीं चाहिए। इसलिए बोलते हैं बेटा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत होती है एज कंपेयर टू एनी ट्रेडिंग कंसर्न और एज कंपेयर टू एनी सर्विस कंसर्न। बात क्लियर? इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। सेकेंड हेडिंग इज स्केल ऑफ ऑपरेशन। लो जी, एक मिनट के लिए मैं रब कर दूं, हेडिंग लिखता जाता हूं बस। सेकेंड हेडिंग इज स्केल ऑफ ऑपरेशन। बेटा स्केल तीन तरीके का हो सकता है। एक तो स्केल है हमारा, हम लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं। लार्ज स्केल मतलब नेशन वाइड काम कर रहे हैं बेटा, या बेटा इंटरनेशनल लेवल तक गया हुआ है काम, ठीक है, हम मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है। एक तो बहुत बड़ा स्केल हो सकता है। एक मीडियम स्केल हो सकता है बेटा, 2-3 स्टेट तक बिजनेस फैला हुआ है या 10-15 डिस्ट्रिक्ट तक बिजनेस फैला हुआ है, हम बोलते हैं मीडियम स्केल है, ठीक है। और एक हो सकता है लो स्केल। लो स्केल मतलब एक शहर से बिजनेस स्टार्ट हुआ है और बेटा वहीं पर खत्म हो जाना है, ठीक है। 3 तरीके का स्केल हो सकता है। अब सिंपल सी बात सोचने की है बेटा, इन तीनों में से किसको फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए? लो स्केल पे काम करने वाले को, मीडियम स्केल पे काम करने वाले को, या लार्ज स्केल पे काम करने वालों को? ऑब्वियसली बात है लार्ज स्केल पे काम करने वालों को। अब सोचने की बात है क्या लिखोगे, क्या मैटर क्या लिखोगे बेटा? देखो, जो ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल पे काम करती है उसको स्पेस बहुत ज्यादा चाहिए, उसको प्लांट एंड मशीनरी क्वांटिटी में भी बहुत ज्यादा चाहिए। मैं हमेशा कंपेयर कराने की कोशिश करता हूं बेटा। कंपेयर कर लो आपके एक गली मोहल्ले के टेलर को विद ब्लैकबेरी, समझ में आ जाएगा सब कुछ। क्या बेटा जितना गली मोहल्ले के टेलर को स्पेस चाहिए उतना ही चाहिए क्या ब्लैकबेरी को? कम से कम 500-700 गुना तो होगा उसका स्पेस ब्लैकबेरी के पास बेटा। अगर उसके पास 4 मशीन है तो क्या ब्लैकबेरी का 4 है? 4000 तो होंगी कम से कम। लार्ज स्केल पे ऑपरेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन की फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट हमेशा ही ज्यादा है। बात ओके? इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। थर्ड हेडिंग इज चॉइस ऑफ टेक्निक। चॉइस ऑफ टेक्निक, लो जी इसकी बात बहुत जल्दी से बेटा, हम सब इकोनॉमिक्स में पढ़कर आते हैं टेक्निक 2 तरीके की हो सकती हैं, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मतलब मोर लेबर लेस कैपिटल, और बेटा कैपिटल इंटेंसिव मोर कैपिटल लेस लेबर, ठीक है ना। और देखो एक सिंपल सी बात है, खैर मैं अगर वर्डिंग पर भी चला जाऊं, मोर कैपिटल कैपिटल इंटेंसिव में, लेस लेबर, अगर मैं वर्डिंग पर ही चला जाऊं तो बेटा क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि फिक्स कैपिटल हमेशा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को चाहिए। लेकिन एक एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं। बाबू मैंने एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा, ठीक है, 4 दीवारी खड़ी कर दी, मुझे उसके ऊपर लेंटर डालना है। मेरे सामने 2 रास्ते हैं। एक तो रास्ता सिर्फ लेबर लेबर बुला लो, लेबर ही कंक्रीट मिक्स करे, लेबर ही क्या करे, उसको ढोए और फर्स्ट फ्लोर तक लेकर जाए और लेंटर डाले। एक रास्ता तो यह है। दूसरा रास्ता यह है बेटा, 2 मशीनरी बना लो। एक मशीनरी क्या करेगी बेटा, जो कंक्रीट मिक्स करेगी सारा, और बेटा एक मशीनरी जो लिफ्ट टाइप मशीनरी जो मटेरियल को ऊपर लेकर जाएगी, और लेबर बुलाओ सिर्फ 2-3। बेटा देखो अब आपको मैंने एक डिफरेंशिएट कर दिया, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक है और एक कैपिटल इंटेंसिव। जहां 2 मशीनरी आई है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, जहां सिर्फ लेबर आई वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है। फिक्स कैपिटल किसको ज्यादा चाहिए?
ऑब्वियस ही बात है कैपिटल इंटेंसिव को। बेटा वहां मशीनरी आ रही है, ठीक है ना। जो भी कंपनी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करेगी हमेशा उसकी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लेबर इंटेंसिव टेक्निक। बात ओके, इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं। फोर्थ हेडिंग इज टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। लो जी, मैं सिर्फ हेडिंग का नाम लिख रहा हूं, पढ़ा मैं सामने ही रहा हूं बस। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, लो जी समझने की कोशिश करो इसको। बेटा कुछ एसेट्स ऐसी हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का रोल है। आज भी कुछ फिक्स्ड एसेट्स ऐसी हैं जहां टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, और कुछ फिक्स्ड एसेट्स ऐसी हैं जहां टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं है। बेटा आपके लिए मैंने फर्नीचर बिछा दिया, ये बड़ा हुआ है फर्नीचर, क्या इसमें कोई टेक्नोलॉजी का रोल है? टेक्नोलॉजी आ गई 2.0, कुछ टाइम बाद वर्जन आएगा 2.5 चेयर का, ऐसा कुछ कोई टेक्नोलॉजी का रोल है? नहीं। फर्नीचर खराब होता है बहुत जल्दी से नहीं होता बेटा, 5-7 साल चल जाएगा, ठीक है ना। पिछले 4-5 साल से चल रहा है, अभी भी बोल रहा हूं मैं 5-7 साल चल जाएगा। टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं। लेकिन बेटा कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो बेटा लैपटॉप और कंप्यूटर से जुड़े हैं, ठीक है। मैं अपनी ही बात कर रहा हूं, मेरे ही ऑफिस में सोच लो, लैपटॉप और कंप्यूटर से जुड़ा हुआ बिजनेस है। क्या बेटा लैपटॉप में टेक्नोलॉजी का रोल है? बहुत समझदार हो बेटा, पक्का है रोल, समझते हो रोल है, ठीक है बेटा। और आपको पता है ना कंप्यूटर आईटी एक इतनी तेजी से इतनी डायनामिक फील्ड है कि बेटा हर 6 महीने के बाद, मतलब 6 महीने भी ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, हर 3 महीने 6 महीने के बाद कोई ना कोई चेंजेस आने ही आने हैं, पक्की बात है ना। अब मेरे एंगल से सोच कर देखो बेटा, जहां आपका बिजनेस किसी टेक्नोलॉजी से जुड़ जाता है ना बेटा, जैसे ही पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होती है आपकी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जहां ऑब्सोलीट होती है फिर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है बेटा। लेकिन यहां पर सोचो, फर्नीचर में कोई टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं है, मेरी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट हमेशा ही कम है। मैंने एक बार फर्नीचर खरीद लिया 10 साल की छुट्टी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का रोल नहीं था। यही सोचकर देखो ऑफिस वाला काम। मैंने लैपटॉप खरीदा बेटा, रैम खरीदी, उस टाइम पर रैम आती थी 1 GB, ठीक है, स्पेस आता था 500 GB, ठीक है, मैंने खरीद ली, ठीक है, 1+500 खरीद लिया बेटा। ऑब्सोलीट हो रही है टेक्नोलॉजी, 6 महीने के बाद मेरे को पता लगा रैम तो अब तो 4-4 GB आने लगी, स्पीड ही बहुत तगड़ी आने लगी, और हार्ड डिस्क 1 TB से कम नहीं है किसी भी लैपटॉप में, और मेरा सिस्टम हैंग कर रहा है, मैं परेशान हो रहा हूं। मैंने क्या करा बेटा, 6 महीने में स्विच करने की सोची। जैसे ही मैं स्विच करने की सोच रहा हूं बेटा, क्या होगा, मेरी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ गई, नया लैपटॉप खरीदूंगा। बात समझ में आई बेटा? जो भी बिजनेस टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, जैसे ही टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होगी आपकी रिप्लेसमेंट फास्टर होगी, और जैसे ही रिप्लेस करने की सोचोगे बेटा वैसे ही फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई, ठीक है ना। और जो बिजनेस इसका कोई टेक्नोलॉजी के साथ लेना देना ही नहीं है बेटा, वहां फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हमेशा ही कम। दोनों ही एग्जांपल अपने दिए हैं बेटा, याद रख लेना। बात ओके, इतनी बात में कोई समस्या तो नहीं। फिफ्थ हेडिंग इज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। या बेटा ये हेडिंग मेरे को लिखकर समझानी है, इसलिए बेटा मैं 4 हेडिंग रब कर रहा हूं, ऊपर हेडिंग लिखूंगा, समझाऊंगा। लो जी, अभी सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ बेटा। फिफ्थ हेडिंग का नाम है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। देखो, एक हो सकती है कंपनी जिसको ग्रोथ दिखाई दे रही हो बेटा, जिसको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। एक कंपनी वो भी हो सकती है जिसमें कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अभी दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। मैं पहले बात कर रहा हूं, मेरी कंपनी को ग्रोथ दिखाई दे रही है, ठीक है जी बेटा। अभी आपका फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है, पहला साल है। आपने एक मशीनरी लगाई जिसकी कैपेसिटी है बेटा 1 लाख यूनिट। अगर मशीनरी 24/7/365 चलती रही तो 1 लाख यूनिट बना सकती है। अगर मैंने पूरे साल चलाई, 24 घंटे चलाई दिन के, तो 1 लाख यूनिट ये बहुत आराम से बना सकती है। लेकिन क्योंकि पहला साल है बेटा, अभी इतनी डिमांड नहीं आई, ठीक है। डिमांड आई मेरे पास 70,000 यूनिट की, ठीक है। तो मैंने क्या करा बेटा, इससे 70,000 यूनिट ही बनाई है और बेच रखी है सारी, ठीक है। अब बेटा क्योंकि पहला साल बीत चुका है, अब मैं मार्केट सर्वे कर रहा हूं, ठीक है। और मार्केट सर्वे करने पर यह पता लग रहा है कि अभी डिमांड डबल हो सकती है,
कंपनी के प्रोडक्ट का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। सेकेंड ईयर डिमांड डबल हो सकती है। बेटा कंपनी क्या करे, क्योंकि अभी आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है, कंपनी करे क्या, वेट करे। बेटा कंपनी लेवल पर इन चीजों के लिए वेट नहीं की जाती। देखो क्या होगा, एक सिंपल सी बात है, अगर कोई आपको ऑर्डर प्लेस करेगा 1 लाख से ज्यादा, मान लो अगली बार 1 लाख यूनिट बिक गई और कोई आपको ऑर्डर प्लेस कर रहा है अगले 10,000 यूनिट का, क्या करेगी कंपनी? कंपनी से कहेगी वेट कर लो, हम नई मशीनरी मंगवा लेते हैं फौरन से, 20 दिन लगेंगे, फिर इंस्टॉल करा लेते हैं, फिर अपने वर्कर को ट्रेनिंग दिलवा देते हैं मशीनरी पे, बस फिर काम शुरू करते हैं, फिर दे देंगे आपको। ऐसे नहीं बेटा, कंपनी में चूज टू क्रिएट हायर कैपेसिटी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड डिमांड, ऑन द बेसिस ऑफ एंटीसिपेटेड डिमांड। बेटा देखो ये डिमांड जो 70 जो वो कह रहा है ना डबल हो जाएगी, उन्होंने सर्वे किया। बाबू एक बात बताओ, क्या ये डिमांड एक्चुअल डिमांड है, आ चुकी है उनके पास? नहीं बेटा, दिस डिमांड इज एंटीसिपेटेड डिमांड, अभी उनकी एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेड डिमांड है। लेकिन कंपनी क्या करती है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ एंटीसिपेटेड डिमांड अ कंपनी मे चूज टू क्रिएट हायर कैपेसिटी। सिर्फ एक्सपेक्टेड डिमांड पे कंपनी क्या करती है बेटा, एक और मशीनरी खरीद लेगी। और बेटा मशीनरी खरीदने का सिंपल सा मतलब है बेटा, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ गई आपकी। और यही सोचकर देखो बेटा, मैं बोलूंगा आपको, ये 10th ईयर ऑफ ऑपरेशन था, 10 साल हो गए मशीनरी लगाए हुए, आज भी 70,000 यूनिट का ही ऑर्डर है। और 11th ईयर आपको कोई खास उम्मीद नहीं है, आपको अभी भी उम्मीद है बस 10,000 ऑर्डर और बढ़ सकता है, ज्यादा से ज्यादा 80,000 यूनिट। क्या आपको कोई नई मशीनरी खरीदने की जरूरत है? नहीं बेटा, एक सिंपल सी बात है, कंक्लूजन के तौर पर बोलूं तो जिस कंपनी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही होती है उस कंपनी के फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हमेशा ही ज्यादा होती है। और जिस कंपनी में कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं दे रही बेटा, जहां पर है वहीं पर पड़ी हुई है अभी भी, तो बेटा वो कोई फिक्स कैपिटल में 1 रुपया भी खर्च नहीं करने वाले हैं। बात ओके। एंड लास्ट हेडिंग इज क्या है बेटा? लास्ट हेडिंग डाइवर्सिफिकेशन। लो, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा? चेंज इन द प्रोडक्शन लाइन कंप्लीटली और एडिशन इन द प्रोडक्शन लाइन। बेटा या तो कंप्लीटली अपना नेचर ऑफ बिजनेस बदल दो, बिल्कुल कंप्लीटली। जैसे कि आज आप फर्नीचर बनाते हो, फर्नीचर बनाना छोड़कर आज आप शुरू कर रहे हो एसी का काम, कंप्लीटली बिजनेस बदल दिया, ये भी डाइवर्सिफिकेशन है। या एडिशन इन द प्रोडक्शन लाइन, फर्नीचर तो बना ही रहे हो बेटा, आप एसी का काम साथ में जोड़ रहे हो, ये भी डाइवर्सिफिकेशन है। दोनों ही चीजें डाइवर्सिफिकेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। एक सिंपल सी बात बेटा, जो कंपनी अपने ऑपरेशन को डाइवर्सिफाई कर रही है हमेशा उसकी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। मैं बोलता हूं फर्नीचर का काम करते थे, आज फर्नीचर बनाना बंद कर रहे हो, आज से बनाओगे एसी, क्या बेटा सेम मशीनरी पे बन जाएगा एसी जिस पे फर्नीचर बनता था? नहीं। क्या आपको नई मशीनरी चाहिए? 100% चाहिए बेटा। नई मशीनरी चाहिए मतलब फिक्स्ड कैपिटल अब ज्यादा चाहिए। और यही सोचकर देखो, एक कंपनी जो डाइवर्सिफाई नहीं कर रही है अपने ऑपरेशन, पहले भी फर्नीचर बना रही थी, अब भी फर्नीचर ही बनाएगी, क्या उसको फिक्स कैपिटल चाहिए? उसने क्या करना है फिक्स कैपिटल का? तो बेटा जितना डाइवर्सिफिकेशन इन्वॉल्व होगा बिजनेस में उतनी ही फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाएगी। और अगर डाइवर्सिफाई नहीं करोगे तो कोई फिक्स कैपिटल नहीं चाहिए। बात क्लियर? टॉपिक खत्म हो गया, यहां पर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। चलो बेटा, टॉपिक का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल या फैक्टर अफेक्टिंग करंट एसेट्स, ठीक है। एक बात और बोल देता हूं बेटा, ये चैप्टर आप मेरे सीक्वेंस से पढ़ोगे, अपना सीक्वेंस मत लगाना बिल्कुल भी। जैसे पढ़ाया जा रहा है रिवाइज भी बिल्कुल वैसे ही होगा, उसी सीक्वेंस में होगा, ठीक है जी। चलो बेटा, एग्जाम्पल इन सबके ही लूंगा लेकिन मैं रब कर रहा हूं अभी इसको, ठीक है। मुझे कुछ बातें बोलनी है बेटा। सबसे पहली हेडिंग है नेचर ऑफ बिजनेस। जैसे उधर हेडिंग थी नेचर ऑफ बिजनेस, इधर भी हेडिंग नेचर ऑफ बिजनेस ही है, ठीक है। और बिजनेस अगेन फिर 3 तरीके का होता है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग कंसर्न और सर्विस कंसर्न, तीनों की बात हो चुकी, ठीक है। अब बात पूछने वाली क्या है बेटा? अब एग्जाम्पल उधर से मत देना कोई भी उठाकर, बात इधर की करना, वर्किंग कैपिटल के एग्जाम्पल की बात करना, ठीक है। बात पूछने वाली यह है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, ट्रेडिंग कंसर्न को वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, या सर्विस कंसर्न को वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए? हमेशा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को, ठीक है। अब समझ लो, समझने वाली बात क्या बेटा। चलो पहले सर्विस कंसर्न पे एनालिसिस करते हैं, मेरे एंगल से सोच लो। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न और सर्विस कंसर्न।
बेटा देखो, वर्किंग कैपिटल से मेरा मतलब पता है क्या होता है? करंट एसेट या डे टू डे एक्सपेंसेस। करंट एसेट्स में पैसा कितना लगेगा और डे टू डे एक्सपेंसेस में पैसा कितना लगेगा। अगर मैं आपको टी फॉर्म में एक बात बताऊं, लो, जो आप 11th में करते थे या पार्टनरशिप में आजकल भी कर रहे होंगे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो पार्ट है, ठीक है। कंपनी ना सिर्फ दो ही जगह खर्चा करती है, सिर्फ दो जगह, या तो खर्चा यहां होता है या खर्चा यहां होता है। या तो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के डेबिट साइड होता है या एसेट साइड होता है। खर्चा सिर्फ दो ही जगह होता है। एसेट साइड में भी बेटा कुछ होती है फिक्स्ड एसेट्स, कुछ होती है करंट एसेट्स, ठीक है ना, ठीक है बेटा। इसकी बात तो मैंने कर ली वहां पर, बाकी सारी बची हुई बातें वर्किंग कैपिटल है, यानी कि ये बात और ये बात, ठीक है। चलो अब आ जाओ वापस बेटा। सबसे पहले मेरा एनालिसिस है सर्विस कंसर्न में। मैंने कंक्लूजन के तौर पर बोल दिया मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, प्रूव करूंगा, लेकिन पहले सर्विस कंसर्न में मेरे एंगल से सोच लो, वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए मुझे? रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, दैट्स इट। और कुछ चाहिए वर्किंग कैपिटल? क्या करना है? सामान बेच रही है सर्विस कंसर्न, स्टॉक में लगाऊं पैसा? कुछ भी नहीं चाहिए। समझ आई बात बेटा? सर्विस कंसर्न की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमेशा कम है, हमेशा ही कम है, लेकिन इन दोनों का कंपैरिजन है, कंफ्यूजन इन दोनों में क्रिएट होती है। बस वो कंफ्यूजन को दूर करना है मेरे को। बेटा बहुत अच्छे से शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ लिया होगा, हाँ बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अगर मैं एक बात करूं, वैसे तो आपने 6 तरीके के स्टॉक पढ़े हैं, खैर मेरा 6 पे एनालिसिस नहीं है, लेकिन कभी कहोगे तो वो भी कर दूंगा। बेटा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को 3 तरीके के स्टॉक चाहिए, रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स। और ट्रेडिंग कंसर्न को एक ही स्टॉक चाहिए, नोन एज फिनिश गुड्स या कह लो रॉ मटेरियल। बेटा देखो एक बात सुनो, ट्रेडिंग कंसर्न ने जो खरीदना है वही बेच देना है, उसके लिए वही चीज रॉ मटेरियल है, वही चीज फिनिश गुड्स है। देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द रॉ मटेरियल एंड द फिनिश गुड्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द ट्रेडिंग कंसर्न। स्टूल खरीदा, स्टूल बेच दिया। बेटा स्टूल को चाहे आप रॉ मटेरियल बोल दो चाहे फिनिश गुड्स बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं फिनिश गुड्स ही बोलता हूं उसको, ठीक है। बात समझ में आई? यानी कि ट्रेडिंग कंसर्न का पैसा सिर्फ एक स्टॉक में गया, सिर्फ एक ही स्टॉक में, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो बात क्लियर होगी। बेटा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का पैसा 3 तरीके के स्टॉक में हमेशा ब्लॉक रहता है, जैसे कि बेटा आज 31 मार्च है और सोचकर देखो ब्लैकबेरी की फैक्ट्री क्या चलता होगा 31 मार्च के दिन, ठीक है बाबू। एक गोडाउन भरा पड़ा है फैक्ट्री के अंदर का, जिसमें सारा रॉ मटेरियल पड़ा है, जिसमें फैब्रिक पड़े हुए हैं। एक गोडाउन वो भी भरा पड़ा होगा बेटा जिसमें तैयार सूट शर्ट पैंट पड़े हुए हैं, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं बेटा जितना बनाया सब बिक गया। अभी गोडाउन में कुछ ना कुछ तो स्टॉक हो गया ना, ठीक है ना। एक गोडाउन भरा पड़ा है रॉ मटेरियल से, फैब्रिक पड़ा हुआ है, कच्चा माल, और एक गोडाउन भरा पड़ा है बेटा फिनिश गुड्स से, तैयार सूट शर्ट पैंट पड़ी हुई है, ठीक है। और बेटा रात के 8 बजे हुए हैं, फैक्ट्री बंद कर रहे हैं हम। बेटा कुछ फैब्रिक ऐसा भी है जो एक प्रोसेस से होकर चला गया। देखो फैब्रिक को सूट शर्ट पैंट बनाने के लिए 2 प्रोसेसेस से होकर जाना है, एक कटिंग और दूसरा स्टिचिंग। जब ये 2 प्रोसेस पूरी हो जाती है तो रॉ मटेरियल बन जाता है फिनिश गुड्स। अब हुआ क्या बेटा, हमने एक मशीनरी में बहुत सारा थान के थान रॉ मटेरियल लगा रखा, ठीक है। उसके ऊपर एक प्रोसेस हो चुकी है, कटिंग हो चुकी है, एंड स्टिचिंग इज स्टिल पेंडिंग, और हमने फैक्ट्री बंद कर दी। बेटा कभी सोचा है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न 3 जगह पे पैसा ब्लॉक करके बैठी है। फैब्रिक में बहुत पैसा फंसा हुआ है, बहुत पैसा फंसा हुआ है। एक ही बार फैब्रिक खरीदते, साल भर के रिक्वायरमेंट खरीद लेते हैं क्योंकि खराब नहीं होता, बहुत पैसा लगा हुआ है। फिनिश गुड्स बहुत सारे नहीं बिके, इतने सारे शोरूम है ब्लैकबेरी के, सोच कर देख लो कितना माल पड़ा है उसके पास, वो भी पड़ा हुआ है, वहां भी पैसा ब्लॉक है। तीसरी बात बेटा, वो रॉ मटेरियल जिसके ऊपर एक प्रोसेस हो चुकी है वो है WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। बेटा वो अपना रॉ मटेरियल का करेक्टर अब छोड़ चुका है क्योंकि उसके ऊपर एक प्रोसेस हो गई, और फिनिश गुड्स वो बना नहीं है। वो है क्या बेटा, वो WIP है, वर्क इन प्रोग्रेस। यानी कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का पैसा 3 तरीके के स्टॉक में ब्लॉक रहता है। इसीलिए बोल रहे हैं बेटा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए एज कंपेयर टू ट्रेडिंग एंड सर्विस कंसर्न। बात ओके?
लो अगली हेडिंग लिख देता हूं बेटा, वहां से सिमिलर है शुरू की दो हेडिंग। बेटा सेकेंड हेडिंग है स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगेन स्केल तीन तरीके का हो सकता है, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल एंड स्मॉल स्केल, ठीक है ना। मैं अब ये नहीं बता रहा ये तीनों क्या होता है, मेरे को तो ये जानना है वर्किंग कैपिटल किसको ज्यादा चाहिए, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल। हमेशा लार्ज स्केल। बेटा अब यही बातें सोचवाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है बाबू। रिलायंस ट्रेंड्स है, रिलायंस ट्रेंड्स बहुत गारमेंट खरीदता है, लार्ज स्केल पे ऑपरेट करता होगा कि नहीं, लार्ज स्केल पे ऑपरेट करता है, नेशन वाइड काम करता है, ठीक है। और आप सोचकर देख लो गली मोहल्ले में कोई गारमेंट्स की दुकान, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या दोनों का स्टॉक बराबर होगा? स्टॉक मतलब मैं करंट एसेट्स की बात कर रहा हूं, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर होगा? कभी नहीं होगा। बेटा रिलायंस ट्रेंड्स का कितने गुना होगा? 5-7 हजार गुना तो होगा, नहीं बहुत कम बोल रहा हूं, इससे भी बहुत ज्यादा होगा। बेटा लार्ज स्केल पे ऑपरेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है, हमेशा, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे स्टॉक खरीदने वाले हो आप, ठीक है ना। अब सोचकर देख लो बेटा, किसी और ऑर्गेनाइजेशन को सोचना चाहते हो आप, गली मोहल्ले की कोई परचून की दुकान सोच लो और बेटा इजी डे सोच लो, कभी बराबर हो सकता है स्टॉक? नहीं हो सकता। बेटा लार्ज स्केल पे ऑपरेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ठीक है जी। चलो थर्ड हेडिंग इज बिजनेस साइकिल एंड फोर्थ वन इज सीजनल फैक्टर। ये दोनों हेडिंग साथ साथ खत्म हो जाएंगी, मैंने जान के ऑप्ट की हुई है ये। थर्ड हेडिंग इज बिजनेस साइकिल एंड फोर्थ वन इज सीजनल फैक्टर। पहले मैं बता देता हूं लिखना क्या क्या है इसमें। बेटा अगर आप बात करते हो बिजनेस साइकिल की तो आपको करना क्या है, एक बात करनी है बूम पीरियड की और एक बात करनी है रिसेशन की, ठीक है। बूम पीरियड समझते हो ना बेटा, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है बिजनेस, पैसा ही बहुत आई जा रहा है। रिसेशन मंदा है, हाँ सबको पता है मंदा क्या होता है, ठीक है। सीजनल फैक्टर बाबू, हर बिजनेस में कहीं ना कहीं कोई सीजनैलिटी इन्वॉल्व है, या तो बिजनेस में पीक सीजन आता है या आता है लीन सीजन। अगेन ये दोनों बातें लगभग लगभग सिमिलर हैं एक दूसरे के। देखो एक सिंपल सी बात कंक्लूजन के तौर पर बोलता हूं बेटा, बूम पीरियड में और पीक सीजन में हमेशा आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और रिसेशन में और लीन सीजन में हमेशा आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती है। प्रूव करो विद एग्जांपल। लो जी प्रूव करते हैं, एक बात करते हैं बाबू। एक बात समझने की कोशिश करना, आज अभी विंटर्स चल रही हैं, ठीक है। जितनी एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या जो बेटा ट्रेडर हैं जो एसी बेचते हैं, हमेशा उनकी वर्किंग कैपिटल खत्म हो जाती है, बहुत कम हो जाती है इन दिनों। बाबू उसको भी पता है सर्दियों में एसी कौन खरीदेगा? जिसके घर में शादी है, जिसने डॉरी में देना है, और तो कोई खरीदने नहीं आने वाला। वो क्या करता है बेटा, सर्दियां आते आते एसी से सारा पैसा निकाल लेता है और हीटर में इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है। और बेटा जैसे ही फरवरी आनी शुरू हुई, उसने बिजनेस में सारा पैसा एसी में लगा दिया, क्योंकि उसको पता है बेटा बहुत बढ़िया धंधा चलने वाला है, हर एक को एसी चाहिए आज की तारीख में। फरवरी से लेकर अक्टूबर तक एसी बेचता है, लेकिन अक्टूबर आते ही बेटा एसी से पैसा निकालकर हीटर में इन्वेस्ट कर देता है। बेटा जब आपका पीक सीजन आया, एसी का टाइम आया, एसी का टाइम है समर, वैसे ही आपने बिजनेस में वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करनी शुरू कर दी। पीक सीजन एज वेल एज बूम पीरियड हमेशा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा, लीन सीजन और रिसेशन हमेशा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत बहुत कम, ठीक है ना। बात ओके, बढ़े आगे। बेटा फिफ्थ हेडिंग इज प्रोडक्शन साइकिल। ये समझाने वाली हेडिंग है, इसको बहुत आराम से समझना। फिफ्थ हेडिंग इज प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है बेटा? आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हो इनटू WIP, WIP को कन्वर्ट करते हो इनटू फिनिश गुड्स। एनसीईआरटी बोलती है ये होता है प्रोडक्शन साइकिल। ये नहीं होता, अगर आपने अकाउंट्स ढंग से पढ़ ली होगी तो समझ आ चुका होगा। बेटा ये बिकता है उधार पर और इसके बाद रियलाइज होता है, ये बिकता है उधार पर और उसके बाद रियलाइज होता है कैश, और उस कैश से आप फिर रॉ मटेरियल खरीदते हो। ये है एक प्रोडक्शन साइकिल, ठीक है।
रॉ मटेरियल से WIP का बनना, उससे फिनिश गुड्स का बनना, उसका उधार पर बिक जाना और उससे कैश रियलाइज हो जाना, बेटा ये बनता है एक प्रोडक्शन साइकिल। और एक सिंपल सी बात है बेटा, जिस बिजनेस का जितना बड़ा प्रोडक्शन साइकिल होता है हमेशा उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा होती है। समझाने के लिए बेटा, आज आप एक फैब्रिक लेकर आए, आपने कटिंग करी, स्टिचिंग करी, 2 दिन में वो फिनिश गुड्स बन गया, ठीक है, आपने उधार पर बेचा, क्योंकि नॉर्मली बेटा बिजनेस में उधार चलता है और जनरली हर बिजनेस में 90 दिन का उधार तो है ही है, 3 महीने का तो उधार है ही है। आपने बेटा उधार पर बेच दिया, डेटर ने कहा 3 महीने के बाद पे करूंगा, आपने कहा ओके ठीक है बेटा, पहले दिन के बाद अब खाली बैठ जाओगे? खाली बैठ जाओगे? नहीं, फिर बेटा जेब से पैसा डालना पड़ेगा। लो, जेब से पैसा डाला, रॉ मटेरियल खरीदा, फिर प्रोसेस करा, फिर फिनिश गुड्स बना, फिर बेचा उधार पर। उसने कहा अगले 3 महीने के बाद, ठीक है, खाली तो नहीं बैठ सकते ना बेटा। आप 3 महीने तक कंट्रीब्यूट करते जाओगे, अपनी जेब से रॉ मटेरियल खरीदते जाओगे। 3 महीने के बाद क्या होगा बेटा? पहला डेटर कैश देगा। अब आप कहोगे बस जितना पैसा मैंने बिजनेस में लगाना था मैं लगा चुका, अब क्या होगा? अब मेरे पास पैसा आता जाएगा डेटर से, मैं दोबारा उससे रॉ मटेरियल खरीदूंगा, मैं सिर्फ टर्नओवर घुमाऊंगा, अब मैं अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं लगाऊंगा। समझ आई बात? यही सोचकर देखो किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन साइकिल बहुत बड़ा हो। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं लिकर। बेटा लिकर के केस में प्रोडक्शन साइकिल 1-1, 2-2 साल का है। आपने आज रॉ मटेरियल खरीदा, आप बेटा उन रॉ मटेरियल को सड़ने के लिए छोड़ देते हो, जब तक सड़ता नहीं तब तक फिनिश गुड्स नहीं। अब सड़ने के लिए छोड़ दिया 6 महीने के लिए, खाली बैठ जाए? अब तो सड़ रहा है वो 6 महीने खाली नहीं बेटा, जेब से डालोगे और रॉ मटेरियल खरीदोगे, फिर सड़ने के लिए छोड़ दोगे, यही काम तक चलता रहेगा बेटा। जब फिनिश गुड्स पहला बिकेगा बेटा, उधार पर बिकेगा, जब पहला कैश आएगा तब तक बेटा जेब से कंट्रीब्यूट करना है। मैं बोलता हूं लीकर के केस में प्रोडक्शन साइकिल 1 साल का है, तो बेटा 1 साल तक आपको अपनी जेब से डालना है और रॉ मटेरियल खरीदना है। 1 साल का जब पहला कैश आएगा अब टर्नओवर घुमा सकते हो आप। इसीलिए बोल रहा हूं बेटा, जिस कंपनी का, जिस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन साइकिल जितना बड़ा है उतनी ही वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा, एंड वाइस वर्सा। बात ओके? एंड लास्ट हेडिंग इज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। लो जी, ये भी समझो, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। बेटा अभी यही हेडिंग में फिक्स कैपिटल में समझा चुका हूं, ठीक है। मैंने एग्जांपल क्या दिया था, वापसी से दे रहा हूं। आपने पहला साल ऑफ ऑपरेशन है, आपने एक मशीनरी लगाई जिसकी कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट, और पहले साल आपको ऑर्डर आए हैं 70,000 यूनिट के। अभी मैं बोल चुका हूं ये बात, ठीक है ना। और कंपनी क्या करती है बेटा, एक और मशीनरी खरीदती है क्योंकि उसको ग्रोथ दिखाई दे रही है, उसको दिखाई दे रहा है कि उसके ऑर्डर डबल होने वाले हैं, ठीक है, ऑन द सेम लाइन। अब मैं बात करता हूं वर्किंग कैपिटल की। बेटा कंपनी ने सर्वे किया और सर्वे से पता लगा कि इस बार मिलने वाला ऑर्डर डबल हो जाएगा। आपके प्रोडक्ट का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है, इस बार 1,40,000 यूनिट बिकने ही बिकेंगे, पक्का बिकेंगे। बेटा अब कंपनी क्या करेगी, जैसे कंपनी एक एक्स्ट्रा मशीनरी लगा रही थी, खरीद रही थी, बिल्कुल वैसे ही बेटा अब आपको रॉ मटेरियल कितनी यूनिट के लिए खरीदना पड़ेगा, 1,40,000 यूनिट के लिए। कहीं ना कहीं बेटा आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी अप हो जाएगी। और यही सोचकर देखो, अगर आपकी कंपनी में ग्रोथ ना दिखाई दे रही होती, आपको ग्रोथ दिखाई दे रही होती कि बस 10,000 यूनिट और बढ़ सकती हैं, तो बेटा आप रॉ मटेरियल 80,000 के लिए खरीदते। नॉन ग्रोथ कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम होती है और ग्रोथ कंपनी की हमेशा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है। बात ओके? दोनों टॉपिक फिनिश हो गए बेटा। हम कैपिटल स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत जल्दी से इंट्रो दे रहा हूं, बहुत जल्दी से इंट्रो दे रहा हूं कुछ।